हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना कॉस्ट शीट। फिर उसके बाद हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें हमने कॉस्ट शीट के ही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए। और अपना कल हमने उसके थोड़े से कंसेप्ट पढ़े अराउंड 20 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद हमने अपनी मॉड्यूल इलस्ट्रेशन स्टार्ट की थी। और मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन इतनी सिंपल थी कि मैंने आपको गो थ्रू करवा के होमवर्क दे दिया 39 तक। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40। आई होप आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे, क्योंकि सैटरडे को मैं टेस्ट लेने वाली हूँ बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे जून तक तो भाई आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ आपको। तो अभी हम देखने वाले हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 40। इलस्ट्रेशन नंबर 40 में आपको क्या बोला है? लॉन्ग बीच टूल्स कॉरपोरेशन हैज़ द फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए मशीन टूल सेट। लॉन्ग बीच टूल कॉरपोरेशन है, आपको डिटेल्स दे दी हैं उसकी पूरी, उसने प्रोडक्शन करनी है, आपको उसकी डिटेल दे दिया है। सीधे देखो आपको बनाना क्या है। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। जून, जुलाई और अगस्त के लिए आपको प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है। प्रोडक्शन बजट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सेल्स चाहिए होती हैं, ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, और आपके पास प्रोडक्शन आ जाती है। हमें यहाँ पे फोरकास्टेड सेल्स फॉर द जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर दे रखी हैं। 4 मंथ की फोरकास्टेड सेल दे रखी है, बट हमें सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त की लेनी है। 6000, 5000 एंड 8000। ठीक है, ये देखो सेल्स यहाँ पे आप लिख लोगे। सेल्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, चलो रेड ही रहने दो। सेल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे अपनी। कितनी है हमारी सेल्स? 6000, 5000, 8000। ये हमने अपनी सेल्स लिख ली। फिर उन्होंने क्या बोला? ऑन जून 1 बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ द टूल सेट वॉज 1500। 1 जून की आपको उन्होंने बिगनिंग इन्वेंट्री बता दी है 1500। ओपनिंग स्टॉक बता दिया है। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है कि माइनस होता है? सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक, आपको प्रोडक्शन निकालनी है, आपको इतनी सेल्स करनी है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। मुझे इतनी सेल्स करनी, मुझे क्या बनाना है? सबसे पहले देखो प्रोडक्शन बजट बनाना है, मतलब मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ। मुझे सेल्स कितनी करनी है? इस साल इस मंथ में 6000 यूनिट सेल करनी है, जून मंथ में 6000 यूनिट सेल करनी है। तो मुझे कितनी बनानी चाहिए? 6000। हाँ, 6000 बनानी चाहिए। बट रुको, उन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब पिछले मंथ से हमें कुछ ओपनिंग स्टॉक आया है, तो वो गुड्स इस बार बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे। फिर उन्होंने बोला कि आपको कुछ ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक भी बना के रखना है, तो वो गुड्स भी बनानी पड़ेंगी, तो उसे हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया है। अभी इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें 1 का दे रखा है, जून का दे रखा है कितना? 1500। 1500 हम माइनस कर लेंगे। यहाँ के ओपनिंग स्टॉक अभी दे नहीं रखे, वो बाद में देख लेंगे क्या है। फिर हमें प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का उन्होंने क्या बोल रखा है? द क्लोजिंग इन्वेंट्री ईच मंथ इज 1/2 ऑफ द फोरकास्टेड सेल फॉर द फॉलोइंग मंथ। जैसे हमने पिछले सम में किया था ना, फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ की जितनी आपकी फोरकास्टेड सेल्स हैं उसका 1/2 कर लो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब मुझे जून का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो नेक्स्ट मंथ की फोरकास्टेड सेल्स का हाफ करना पड़ेगा। 5000 का हाफ 2500। नेक्स्ट मंथ 8000 का हाफ कर लेंगे, तो इस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 4000। फिर अभी हमें इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो इससे नेक्स्ट मंथ की फोरकास्टेड सेल्स देनी पड़ेगी, तो वो हमें क्वेश्चन ने खुद दी थी। कितनी दी थी? 7000 दे रखी थी। 7000 का हाफ कर लो, कितना आ जाता है आपके पास? 3500। 3500 भी हम ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अब हमारे पास निकल गया। अब हमें ओपनिंग स्टॉक फिल करने हैं। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट वाला दे दिया है। अब मैंने आपको क्या बोला था? पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक अगले मंथ का ओपनिंग स्टॉक रहने वाला है ना। पिछले मंथ से जो कुछ बचा था वही अगले मंथ में उठ के जाएगा, वही ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना। तो पिछले मंथ में हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था? 2500। तो 2500 आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 4000, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 4000 का। बस
अब इससे आप अपनी प्रोडक्शन की यूनिट्स निकाल लो, कितना प्रोड्यूस करना है। 6000 जून में कितना करना है, 6000 माइनस 1500 प्लस 2500 कितना आ गया, 7000। जुलाई का 5000 माइनस 2500 प्लस 4000 कितना आ गया, 6500। नेक्स्ट अगस्त का 8000 प्लस 4000, नहीं ये माइनस था, 8000 माइनस 4000 प्लस 3500 कितना आ गया, 7500। ये आपकी प्रोडक्शन की यूनिट्स आ चुकी हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो 7000, 6500, 7500 यही हमारी यूनिट्स आई प्रोडक्शन की। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है बनाने के लिए आपको, डेवलप अ डायरेक्ट लेबर बजट फॉर द मंथ जून जुलाई अगस्त। आपको जून जुलाई अगस्त के लिए अब डायरेक्ट लेबर बजट भी बनाना है, मतलब आपको वेजेस कॉस्ट का बजट बनाना है। एंड फॉर ईच टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर, हर टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर के लिए। अब दो तरह की डायरेक्ट लेबर लगने वाली है, एक तो मशीनिंग में लगने वाली है, एक तो असेंबली के लिए लगने वाली है। मतलब आपको मशीनरी के लिए भी बनाना है और असेंबली के लिए भी बनाना है। मशीनिंग के लिए सबसे पहले देखते हैं मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं भला। 7000, 6500 नहीं 6500, 7000, 7500 ये यूनिट्स बनानी है मेरे को, है ना। अब मशीनिंग में एक यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स लगेंगे, तो 6000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 7500 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, आवर्स निकल जाएंगे आपके। 6500 इंटू 6 कितने आवर्स लगेंगे, 39000 आवर्स लगेंगे मेरे को। जून मंथ में, जून का निकाल देना हम, जून जुलाई एंड अगस्त। जून मंथ में मेरे को 6500 यूनिट्स बनाने के लिए सबसे पहले कितने आवर्स लगने वाले हैं वो देखेंगे ना। तो मशीनिंग में मेरे को लगने वाला है एक प्रोडक्ट के लिए 6 आवर्स। तो मशीनिंग में अगर एक प्रोडक्ट के लिए 6 आवर्स लगेगा तो 6500 प्रोडक्ट के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 39,000 आवर्स लगेंगे। पर आवर आपको कितना वेज मिलेगा, 10 रुपीज़। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से और आपके पास टोटल वेज निकल आएगा। 39,000 इंटू 10 कर दो तो आपका आ जाएगा 3,90,000। उसी तरह से फिर आपको जुलाई का निकाल लेना और अगस्त का निकाल लेना है। ये देखो 3,90,000, 6500 यूनिट्स का हमने निकाला था ना। इसी तरह से आपको बाकी का भी निकाल लेना है और फिर आपको, ये तो हमने मशीनिंग का निकालना, फिर आपको असेंबली का भी निकाल लेना है अलग अलग से। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, खुद से भी कर ही सकते थे ये, फिर भी मैंने एक बार करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द एस्टिमेट गिवन बिलो। अब आपको कौन सा बजट बनाना है, सेलिंग ओवरहेड बजट प्रिपेयर करना है। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस दिए 1000, ये फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है, अब फिक्स्ड एक्सपेंस आपका सेम रहने वाला है ना। फिक्स्ड एक्सपेंस 1000 ही रहने वाला, चाहे जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो। सेल्स एंड सैलरीज एंड सेल्स डिपार्टमेंट फिर से ये फिक्स्ड है, मतलब ये भी सेम रहने वाला है। एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट ये भी फिक्स्ड है, मतलब ये भी सेम रहने वाला है। सेल्समैन रेम्यूनरेशन ये भी फिक्स्ड है, ये मतलब ये भी सेम रहने वाला है। हमें 4 एक्सपेंसेस मिल गए जो हमारे फिक्स्ड वाले हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक और एक्सपेंस बताया है, सेल्समैन्स कमीशन एट द रेट 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट्स सेल। आपको सेल्समैन्स की कमीशन बताई है, कितनी है, 1% सेल्समैन की कमीशन है। किसके ऊपर लगनी है, सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट्स सेल, मतलब जितनी आपकी सेल्स होगी उसमें से माइनस कर देना एजेंट की सेल्स, तो आपके पास जो सेल्स की अमाउंट आएगी ना उसके ऊपर आपको 1% लगाना है, ये आपकी हो जाएगी सेल्समैन्स कमीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सपेंस आपको क्या दे रखा है, कैरीज आउटवर्ड कितना दे रखा है, एस्टिमेटेड एट द रेट 5% ऑन सेल्स। जितनी भी सेल्स होंगी, टोटल सेल्स जितनी भी होंगी उसके ऊपर 5% लगा देना, आपका कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा। एजेंट्स कमीशन दे रखा है 7.5% ऑन एजेंट्स सेल। जितनी भी एजेंट ने सेल की हैं उसके ऊपर 7.5% लगा देना, आपकी एजेंट की कमीशन आ जाएगी। करना क्या है,
द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अब आपको 3 तरह की सेल्स दे रखी हैं, मतलब कि एक तो आपकी 80,000 सेल भी हो सकती है, 90,000 सेल भी हो सकती है, एंड 1 लाख सेल्स भी हो सकती हैं। 3 अलग अलग सेल्स दे रखी हैं, आपको तीनों अलग अलग लेवल पे अपना बजट बनाना है, सेलिंग ओवरहेड बजट प्रिपेयर करना है, ठीक है। 80,000 सेल्स में से एजेंट्स की सेल है 8,000, 90,000 सेल में से एजेंट्स की सेल है 10,000, 1 लाख सेल्स में से एजेंट्स की सेल है 10,500। हम अपना बजट बनाना स्टार्ट करते हैं, सेलिंग ओवरहेड बजट। सेलिंग ओवरहेड बजट आपको बनाना है, मतलब आपको सारे ये एक्सपेंसेस लिखने वाले हैं। कौन से लेवल्स पे बनाना है? ये तीनों लेवल्स पे बनाना है। तो हमने उसी तरह से यहाँ पे लिख लिए तीनों लेवल, 80,000 यूनिट, 90,000 यूनिट एंड 1 लाख यूनिट्स, तीनों लेवल्स लिख लिए। इन तीनों लेवल्स के ऊपर हमें बजट प्रिपेयर करना है, सेलिंग ओवरहेड बजट। सबसे पहले आपके कौन से वाले एक्सपेंसेस थे? देखो, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स रेम्यूनरेशन। ये तीनों एक्सपेंसेस फिक्स्ड थे, मतलब ये चाहे आप 80,000 यूनिट सेल करो, चाहे आप 1 लाख यूनिट सेल करो, और मे भी दूसरी 95,000 थी, जितनी भी थी, चाहे आप 95,000 यूनिट सेल करो, तीनों पे ये सेम रहने वाले हैं। अगर एडवर्टीजमेंट का 1,000 का एक्सपेंस है तो यहाँ पे भी 1,000 रहने वाला है, यहाँ पे भी 1,000 रहने वाला है ना। उसी तरह से ये चारों फिक्स्ड हैं तो ये सेम रहने वाले हैं, मैंने आपको कॉस्ट शीट में भी बताया था। तो ये वैसे के वैसे ही उतर जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स रेम्यूनरेशन। 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 750, 750, 750, 3,000, 3,000, 3,000 उतार लिया आपने। 80,000 यूनिट्स पे, 90,000 यूनिट्स पे एंड 1 लाख यूनिट्स पे बना रहे हैं ना हम बजट, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट कॉस्ट आपको कौन सी दे रखी थी? सेल्समैन्स कमीशन। सेल्समैन्स कमीशन आपको दे रखी थी। अब देखो, सेल्समैन्स कमीशन कितनी पड़नी है? 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल। जितनी आपकी टोटल सेल्स है ना, उसमें से एजेंट की सेल निकाल दो और उसके ऊपर 1% लगाओ। अब अगर हम 80,000 यूनिट्स का देखें तो 80,000 में से 8,000 यूनिट्स निकाल देंगे, क्योंकि वो एजेंट की है ना। 8,000 यूनिट्स निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 72,000 सेल्स आ जाएंगी आपकी। इसके ऊपर 1% लगा दो तो आपकी आ जाएगी सेल्समैन्स कमीशन। कितनी आएगी? 720। उसी तरह से 90,000 यूनिट्स पे भी निकालेंगे एंड 1 लाख यूनिट्स पे भी निकालेंगे। ये देखो, 80,000 माइनस 8,000 का 1% 720। फिर 90,000 यूनिट्स में से 10,000 यूनिट्स एजेंट्स की थी, निकाल दी, उसका 1% लगा लिया, 800 आ जाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पे भी हमने निकाल लिया 895। नेक्स्ट एक्सपेंस क्या दे रखा है? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का क्या दे रखा है? एस्टिमेटेड एट द रेट 5% ऑन सेल्स। कैरेज आउटवर्ड आपको लगने वाले हैं सेल्स के ऊपर 5%। जितनी आपकी टोटल सेल्स है उसके ऊपर 5% लगा दो। इस केस में 80,000 का 5%, इस केस में 90,000 का 5%, इस केस में 1 लाख का 5%। ये आपने कैरेज आउटवर्ड का एक्सपेंस भी लगा दिया, सिंपल। फिर आपको नेक्स्ट एक्सपेंस दे रखा है एजेंट्स कमीशन 7.5% ऑन एजेंट सेल। एजेंट की कमीशन दे रखी है, एजेंट की सेल के ऊपर आपको 7.5% लगाना है। एजेंट की सेल कितनी है? 10। इस केस में आपकी 8,000 के ऊपर 7.5% लगा दो। नेक्स्ट केस में 10,000 के ऊपर 7.5% लगा दो। नेक्स्ट केस में 10,500, इसके ऊपर 7.5% लगा दो। आपके पास एजेंट की कमीशन आ जाएगी। ये आपने एजेंट की कमीशन भी लिख ली। अब आप टोटल कर लो, आपके पास टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। बस आपका सेल्स ओवरहेड बजट बन गया। कितना सिंपल था ये भी, बहुत ही सिंपल है ये बजट चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 42। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? द फॉलोइंग सेल्स बजट इज़ गिवन फॉर वैन डाइक सेल्स कंपनी। ये आपको सेल्स बजट दे रखा है। अप्रैल की सेल्स दे रखी हैं, मई की सेल्स दे रखी हैं, जून की सेल्स दे रखी हैं और टोटल दे रखी हैं सेल्स, ठीक है। करना क्या है आपको? और डिटेल्स नीचे दे रखी हैं। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज। जो आपने ऊपर सेल्स बजट देखा ना, जैसे आपने अप्रैल की सेल्स यहाँ पे देखी ना, अप्रैल की सेल्स आपने कितनी देखी? 45,000। अब ये जो अप्रैल की सेल्स है ना, अप्रैल की सेल्स सारी 45,000 आपकी क्रेडिट पे हो रखी हैं, ठीक है। अब ये आप अपनी क्रेडिट की सेल्स कलेक्ट कैसे करते हो उसकी टर्म्स दे रखी हैं।
70% इन द मंथ ऑफ सेल, जितना आपने सेल किया है ना उसका 70% तो आप अपने सेल वाले मंथ में ही कलेक्ट कर लेते हो। जैसे ये आपको अप्रैल की सेल्स दे रखी है ना, अप्रैल की सेल्स दे रखी है आपको 45,000, तो इस 45,000 का 70% तो आप अपने सेल्स वाले मंथ में ही कलेक्ट कर लेते हो। 70% कितना आता है, 45,000 का 70% करो 31,500, तो आप अपने उस 31,500 ये आप अपने अप्रैल मंथ में कलेक्ट कर लिया, मतलब जिस मंथ में सेल की उसी मंथ में आपने इसे कलेक्ट कर लिया। फिर 20% आप फॉलोइंग द सेल, 20% इन मंथ फॉलोइंग द सेल, जिस मंथ में आपने सेल की ना उससे फॉलोइंग मतलब उससे नेक्स्ट मंथ में आप अपना 20% कलेक्ट करते हो। अब कितना आपका कलेक्ट होने वाला बचा था, 45,000 का 31,500 आपने कलेक्ट कर लिया है ना, 70% कलेक्ट कर लिया, बचा कितना आपका कलेक्ट होने वाला 13,500 है ना, 13,500 बचा। उन्होंने क्या बोला, अपनी सेल्स का 70% आपने कलेक्ट कर लिया उसी मंथ में, अप्रैल में आपने कलेक्ट कर लिया 31,500, फिर आपने 20% फॉलोइंग मंथ में, सेल जिस मंथ की ना उसके फॉलोइंग मंथ में कलेक्ट किया। अब 45,000 की 20% हाँ 20% करो कितना आता है 9,000 आता है। 9,000 आपने अगले मंथ में कलेक्ट कर लिया, यानी कि कौन से मंथ है, मई में आपने कलेक्ट कर लिया 9,000। फिर उन्होंने बोला 8% इन सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल, जिस मंथ में सेल की ना उसके फॉलोइंग सेकंड मंथ में, मतलब मई जून में आपने कलेक्ट किया कितना 8%, 45,000 का 8% करो 3,600 आ गया। एंड 2% अनकलेक्टेबल, और 2% अभी तक आपने कलेक्ट नहीं करते हो, अनकलेक्टेबल रहता है 2% आपका, ठीक है। ये है आपकी क्रेडिट पे आपने जो सामान बेचा है उसे वापस रिकवर करने की कंडीशंस। आपको करना क्या है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर फेब्रवरी एंड मार्च। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है फेब्रवरी एंड मार्च के टोटल सेल्स, तो पहले यही काम कर लेते हैं। क्या डिटेल्स दी हैं उन्होंने आगे, द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर इज 18,000। बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर मतलब क्वार्टर होते हैं 3 मंथ के, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे होते हैं आपके 4 क्वार्टर, 3 मंथ्स के क्वार्टर बनते हैं। उन्होंने क्या बोला, अकाउंट रिसीवेबल मतलब पैसा कलेक्ट करने वाला अभी जो पड़ा है वो आपका पड़ा है बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर मतलब अप्रैल पे, यानी कि मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग एक ही बात कह लो आप। कितना पड़ा है आपका 18,000 का पड़ा हुआ है। अब फिर आगे उन्होंने बोला इस 18,000 में से ना 3,600 ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अनकलेक्टेड फेब्रवरी सेल्स एंड 14,400 अनकलेक्टेड मार्च सेल्स। ये जो आपका 18,000 है ना ये आपका अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब ये पैसे अभी तक आपने रिसीव नहीं किए हैं, अभी पड़े होंगे रिसीव करने वाले, इनमें से कुछ होगा है ना, वो मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने क्या बोला, इस 18,000 में से ना 3,600 जो है वो आपकी फेब्रवरी की अनकलेक्टेड सेल्स है, और जो आपका 14,400 है ना वो आपकी मार्च की अनकलेक्टेड सेल्स है। एक सेकेंड यार, ये देखो, ये जो आपकी 18,000 आपको दे रखे है ना इन्फॉर्मेशन, अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपको ये अभी बैलेंस इकट्ठा करना अपने कस्टमर से, क्रेडिट सेल्स का भी बैलेंस आपका लेने वाला पड़ा है। इसमें से आपको जो 3,600 हैं ये फेब्रवरी की डिटेल्स हैं अनकलेक्टेड सेल्स की, एंड जो 14,400 है ना ये आपकी मार्च की अनकलेक्टेड सेल्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। अभी फेब्रवरी का कौन सा बैलेंस अनकलेक्टेड होगा आप मेरे को बताओ, फेब्रवरी का कौन सा बैलेंस आपका अनकलेक्टेड रहेगा, जनवरी का तो मार्च एंड तक, ये मुझे जो 18,000 दिया है ये मार्च एंड का दिया हुआ है ना, मार्च एंड तक जितना है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर मतलब अप्रैल का स्टार्टिंग या मार्च का एंड एक ही बात हो गई आपकी। ये आपको मार्च एंड पे डिटेल्स दे रखी है, आपका अकाउंट रिसीवेबल इतना पड़ा है। अब सोचो जो आपने जनवरी में सेल की होगी उसका 70% जनवरी में मिल गया, 20% फेब्रवरी में मिल गया, 8% मार्च में मिल गया,
तो जनवरी की सेल्स का कुछ बैलेंस पड़ा है आपका? नहीं पड़ा है। अब आ जाओ आप अपनी फेबररी की सेल्स पे। जो आपने फेबररी में सेल्स की होंगी उसका 70% फेबररी में ही मिल गया, फिर उसका 20% आपको मार्च में मिल गया। मार्च में मिल जाना था ना, ये तो आपको मार्च एंड की डिटेल ही रखी है। 20% मार्च में मिल गया, बचा हुआ 8% और 2% अभी भी आपका पड़ा हुआ है ना। तो ये जो आपको 3600 दिया है वो 2% और 8% वाला अमाउंट है ना। अब लेट्स अज्यूम कि आपकी सेल्स है फेबररी की एक्स। मुझे फेबररी की सेल्स निकालनी है ना। अज्यूम कर लो कि आपकी फेबररी की सेल्स हैं एक्स। अगर आप अपने एक्स का 2% करोगे प्लस एक्स का 8% करोगे तो आपके पास ये 3600 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो 3600 बैलेंस है वो 2% वाला और 8% वाला है ना, क्योंकि हमें 70% तो फरवरी में मिल गया, 20% मार्च में मिल गया। अब बचा क्या हुआ है अभी भी रिसीवेबल करने वाला, 8% और 2% बचा ना मार्च के एंड पे। तो ये मतलब जो 3600 वाला बैलेंस है वो 8% और 2% वाला है। तो हमने ये अब परसेंट किसकी डलेगा, सेल्स की। सेल्स का 8% करोगे, सेल्स का 2% करोगे, तो हमने अपने सेल्स को x मान लिया। x का 2% प्लस x का 8% करेंगे तो हमारे पास 3600 आएगा। तो ये क्या आ गया, 0.02x प्लस 0.008x इक्वल्स टू 3600। फिर इसे सॉल्व कर लो। ये देखो 0.08x प्लस 0.02x इक्वल्स टू 3600। प्लस कर लोगे तो आ जाएगा 0.01x इक्वल्स टू 3600। x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 3600 डिवाइडेड बाई 0.01। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36,000। आपके पास फरवरी की सेल्स आ गई। ठीक है, अब हम मार्च की उसी तरह से देखते हैं। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताऊंगी एक बार। ये देखो अब उन्होंने क्या बोला कि ये ना आपके पास जो 18,000 का बैलेंस है ना, ये आपको मार्च एंड पे दे रखा है। ये बैलेंस क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, मतलब अभी ये आपको अब आपका पैसा रिसीव होने वाला पड़ा हुआ है। अब हमने सबसे पहले देखी जनवरी की सेल्स। अब जो जनवरी की सेल्स हुई होंगी वो 70% जनवरी मंथ में ही मिल गई होंगी, 20% फॉलोइंग मंथ यानी कि फरवरी में मिल गई होंगी हमें, 8% सेकेंड फॉलोइंग मंथ यानी कि मार्च में मिल गई होंगी। तो जो जनवरी में सेल्स हुई वो सेल्स क्या इसमें है अकाउंट रिसीवेबल में? नहीं, वो तो हमें रिसीव हो गई सारी, उसका तो कुछ भी रिसीवेबल बचा ही नहीं है। उसके बाद अब हमें देखना है फरवरी की सेल्स। फरवरी की सेल्स जो हुई होंगी देखो उसका 70% तो फरवरी में ही मिल गया होगा, 70% फरवरी में ही मिल गया होगा हमें। फिर 20% कौन से मंथ में मिलना होगा हमें, मार्च में, वो भी मिल गया होगा हमें। ये 18,000 तो मार्च एंड का बैलेंस दे रखा है ना। तो उसके बाद मार्च के बाद क्या मिलना था, 8% मिलना था मुझे अप्रैल में, बट हमें मार्च तो ख़त्म हो गया है तो अभी अप्रैल तो आने वाला पड़ा है। तो ये 8 जो आपका अकाउंट रिसीवेबल मार्च एंड पे पड़ा है उसमें ये 8% अभी पड़ा है ना लेने वाला, एंड 2% भी तो पड़ा लेने वाला आपका। तो जो इस 18,000 में उन्होंने बोला आपका फरवरी का बैलेंस है 3,600, तो इस 3,600 में आपका 8% है एंड 2% है। किसका परसेंट, सेल्स का ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो कि फरवरी की सेल्स है 45,000, तो 45,000 का आपको 70% करना है, वो आपको फरवरी में रिसीव हो गया। 45,000 का 20% करना है, वो आपको मार्च में रिसीव हुआ। तो उसी तरह से अभी आपको ये सेल्स नहीं पता है, यही तो आपको निकालनी है। तो इसे हम अज्यूम कर लेंगे एक्स का 8% और एक्स का 2% करेंगे तो हमारे पास 3,600 आएगा। तो उसी तरह से हमने किया 0.08x प्लस 0.02x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3,600। फिर इसे सॉल्व कर लिया और हमारे पास x की वैल्यू यानी कि फरवरी की सेल्स की वैल्यू आ गई। उसी तरह से अब हमें मार्च की सेल्स की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने क्या बोला, इस 18,000 में मार्च की सेल्स आपके पास कितनी है 14,400। अब मार्च की सेल्स का क्या पड़ा होगा, ये जो मार्च की सेल्स होंगी ना इसका 70% तो हमें मार्च में ही मिल गया होगा,
फिर उसके बाद जो इसका 20% मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। मार्च तो ख़त्म हो गया, ये तो अप्रैल में मिलना था, हम तो मार्च एंड पे खड़े हैं ना, अभी तो ये मिलेगा। तो मतलब ये भी रिसीवेबल अभी रिसीव करने वाला पड़ा है, हम मार्च एंड पे खड़े हैं और वहाँ पे हम बातें कर रहे हैं। तो जब अप्रैल आएगा तो तब ये अप्रैल में मिलेगा ना 20%। फिर ये 8% भी अभी इसका रिसीवेबल पड़ा है एंड 2% भी अभी इसका रिसीवेबल पड़ा है। इसकी तो 3 चीज़ें रिसीवेबल पड़ी हैं। तो कैसे करोगे आप, 0.20x प्लस 0.08x प्लस 0.02x करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14,400। फिर इसे आप सॉल्व कर लो और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 48,000। आपकी मार्च की भी सेल्स आ जाएंगी, फरवरी की भी सेल्स निकल गई, मार्च की भी सेल्स निकल गई। नेक्स्ट आपको निकालने के लिए क्या बोला है उन्होंने, कंप्यूट द बजटेड कैश कलेक्शंस। अब आपको बजटेड कैश कलेक्शंस निकालनी है फ्रॉम सेल्स फॉर ईच मंथ। हर मंथ के लिए आपको अपनी कैश कलेक्शंस निकालनी है कि हर मंथ में आपको कितना कैश कलेक्शन होने वाला है, उसका बजट बनाना है, कैश बजट बनाना है आपको कि हर मंथ में कितना कैश कलेक्शन होगा आपको। विदाउट प्रिजुडाइज टू द आंसर टू पार्ट 1 अज्यूम दैट फेब्रवरी सेल्स इक्वल्स टू 40,000 एंड मार्च सेल्स इक्वल टू 50,000। मैंने बोला आंसर 1 आपका अलग पार्ट था, उसमें आपने अलग से सेल्स निकाली हैं। अभी आप सेकंड पार्ट के लिए अज्यूम करो कि आपकी फेब्रवरी की सेल्स है 40,000 और मार्च की सेल्स है 50,000 और अपना कैश बजट बनाओ। कौन कौन से मंथ के लिए बनना है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ के लिए, अप्रैल मई जून के लिए बनना है। अप्रैल की सेल्स है 45,000, मई की 50,000, जून की 60,000। तो सबसे पहले हम सेल्स लिख लेते हैं, 45,000, रुको मुझे देखने दो, 45, 50, 60, 45, 50, 60 सेल्स लिख ली हमने, 45, 50, 60। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप जिस मंथ में सेल करते हो ना उस मंथ में आपको उस सेल्स का 70% रिसीव हो जाता है। मतलब अप्रैल में मुझे 45,000 का 70% तो मिलने वाला ही है। तो 45,000 का 70% कितना होता है, 31,500। एक तो मुझे 31,500 अप्रैल में मिलने वाला है बस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपको इसका 45,000 का जो बाकी का 20% है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, यानी कि मई में मिलेगा। 45,000 का 20% कर दो, 9,000 मई में मिलेगा। फिर इस 45,000 का 8% आपको नेक्स्ट 2 मंथ बाद मिलेगा, यानी कि जून में मिलेगा। 45,000 का 8% 3,600 मेरे को जून में मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 वाली सेल्स ले लेते हैं। 50,000 का 70% तो इसी मंथ में मिल जाएगा। 50,000 का 70% 35,000। फिर 50,000 का कितना परसेंट नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, 20%। 50,000 का 20% 10,000। और फिर जो इसका 8% है वो नेक्स्ट जुलाई में मिल जाएगा, पर जुलाई का हम बना नहीं रहे हैं। जून का कितना इसी मंथ में मिलेगा, 70%। 60,000 का 70% करो, 42,000 आ गया। और बाकी नेक्स्ट मंथ में मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट मंथ में देख लेंगे, अभी हम उसका बजट नहीं बना रहे हैं ना नेक्स्ट मंथ का। अब इतना तो बन गया, इतना तो सिंपल था। अभी उन्होंने ना आपको फेब्रवरी की भी और मार्च की भी सेल्स बताई। अब देखो आपका ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से। अब जो जनवरी में सेल्स हुई हैं 70% जनवरी में मिलेगा, 20% फरवरी में मिलेगा, 8% मार्च में मिलेगा। तो जनवरी की सेल्स का कुछ भी लेना देना अप्रैल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब जनवरी की सेल्स रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए इस बजट के लिए। फिर उन्होंने बोला फरवरी की सेल्स। अब फरवरी की सेल्स का 70% फरवरी में मिलेगा, 20% मार्च में मिलेगा, बट 8% अप्रैल में मिलेगा। और अप्रैल का तो बजट बना रहे हैं, तो अप्रैल में हमें फरवरी की सेल्स का 8% भी तो मिलने वाला कैश, तो वो भी तो यहाँ पे लिखेंगे। फरवरी की सेल्स हमारी कितनी थी, मे बी 40,000 है, हाँ 40,000 का 8% यानी कि 3,200 भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है। और फरवरी की सेल्स यहाँ पे ख़त्म होगी। उसके बाद हमारे पास आई मार्च की सेल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ना मार्च की सेल्स।
मार्च की सेल्स का 70% मेरे को मार्च में ही मिलने वाला है, बट हम मार्च का नहीं देख रहे हैं। 20% मेरे को अप्रैल में मिलने वाला है, तो ये पैसा अप्रैल में भी तो मिलने वाला है, तो अप्रैल में ऐड करो। मार्च की सेल्स आपकी कितनी है? 50,000। 50,000 का 20%, 10,000 भी तो आपको अप्रैल में मिलने वाला है। फिर मार्च के सेल्स का 8% आपको मिलने वाला है। ये देखो, मार्च की सेल्स का 8% आपको मिलने वाला है मई में। मार्च में मिल गया, अप्रैल में मिल गया, और 8% मई में मिलने वाला है। तो मार्च की सेल्स का 50,000 का 8%, वो भी तो मई में ऐड करो 4,000। अब बना आपका कैश बजट कंप्लीट। अब बस, अब आप इन सब का टोटल कर लो और आपको मिल जाएगा कि आपको अप्रैल मंथ में कितने पैसे मिलने वाले हैं, मई में कितने मिलने वाले हैं, और जून में कितने मिलने वाले हैं। ये देखो, 3,200, 10,000 एंड 31,500 हमने भी यही लिखा था। 4,000, 9,000, 35,500 ऐसे ही हमने सब लिखा था, और टोटल कर लोगे आपका कैश बजट बन जाएगा। सिंपल था कैश बजट। बस आपको ध्यान रखना है, कैश बजट का इससे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। यही है मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन कैश बजट का। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से मंथ में कितना मिलने वाला है, और पिछले मंथ का भी कुछ इस मंथ में आएगा, ये बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं। जैसे कि आपका अभी अप्रैल मंथ और मई मंथ में फरवरी और मार्च की सेल्स आई थी ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। यही बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको पिछला मंथ का भी कुछ आएगा, तो वो भी आपको ऐड करना है। और उसके साथ हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 42 भी खत्म हो गई है। इसे सभी स्टार मार्क कर लेंगे, चाहे तो 3 स्टार दे देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है। अगर आएगा तो 7 to 8 मार्क्स का आएगा। बजट का अगर आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या फिर प्रोडक्शन बजट वाला आएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, और एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट आ जाओ आप अपने इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे। ये क्वेश्चन भी आपका अब कैश बजट का ही है। ABC लिमिटेड, a newly started company, wishes to prepare a cash budget from January. Prepare a cash budget for the first 6 months. जनवरी से लेके 6 मंथ्स का आपको कैश बजट बनाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 मंथ्स का आपको कैश बजट बनाना है। ऐसा करती हूँ मैं, ये एक क्वेश्चन करवा देती हूँ कैश बजट का, फुल फ्लेज प्रॉपरली करवा देती हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब ये देखो, मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे ले आई हूँ। अब यहाँ से पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ABC लिमिटेड, अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, विशेज टू प्रिपेयर ए कैश बजट। आपको बनाना है, इतना तो आपने पढ़ लिया। आपको डिटेल्स दे रखी हैं सारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की। जनवरी, फरवरी एंड मार्च की टोटल सेल्स दे रखी हैं। मटेरियल के ऊपर होने वाला एक्सपेंस दे रखा है। वेजेस दे रखी हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं। कैश बजट में क्या बनेगा? कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू माइनस कर दोगे जितना एक्सपेंस हो रहा है आपका, और फिर आपके पास क्या बच जाएगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर यही क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ऐसे हमारा कैश बजट चलने वाला है। ठीक है, जनवरी का सब डिटेल्स दे रखी है, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जनवरी से लेके जून तक की सारी डिटेल्स दे रखी है 6 मंथ्स की, और हमें कैश बजट बनाना है। नीचे फर्दर डिटेल्स कुछ दे रखी हैं। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वॉज 10,000। आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी का 10,000, तो सबसे पहले यही फिल कर लेते हैं। फिर हम ओपनिंग बैलेंस 10,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है आगे? अ न्यू मशीनरी इज़ टू बी इंस्टॉल्ड एट ₹20,000 ऑन क्रेडिट। आप न्यू मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हो, क्रेडिट पे लेके आ रहे हो, तो क्या 20,000 का कैश बजट में कोई इफेक्ट जाएगा? अभी तो नहीं जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, टू बी रीपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन मार्च एंड अप्रैल। आप न्यू मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हो 20,000 की क्रेडिट पे, उस टाइम तो उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा कैश बजट में, क्योंकि ना कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है। उसके बाद आपने जो आपका 20,000 है, ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है। एक इंस्टॉलमेंट मार्च में और एक इंस्टॉलमेंट अप्रैल में। 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स का पे किया है, तो मार्च एंड अप्रैल में इफेक्ट जाएगा 10,000 का, है ना। तो पहले यही लिख लेते हैं, फिर अपनी ये वाली डिटेल्स पे जाएंगे हम। मार्च और अप्रैल में
नहीं, किस में जा रहा है? हाँ, मार्च एंड अप्रैल। मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000 आपका जा रहा है मशीनरी का। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स कमीशन दे रखी है 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, जिस ईयर में आपकी एक्चुअल सेल्स हुई ना, उसके जिस मंथ में आपकी एक्चुअल सेल्स हुई उसके फॉलोइंग मंथ में आपने सेल्स कमीशन भी पे की है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी सेल्स हुई है जनवरी, तो उसके फॉलोइंग मंथ यानी कि फरवरी में आपने सेल्स कमीशन पे किया। सेल्स कमीशन कितना है? 5% ऑफ सेल्स। अब हमारे पास सेल्स कितना है जनवरी का? 20,000 है हमारे पास जनवरी का सेल। इसका 5% आपने पे किया है नेक्स्ट मंथ में, यानी कि फरवरी में पे किया होगा, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में। ठीक है, तो ये भी कैश बजट में आएगा, एज ए एक्सपेंस आएगा आपका। ये भी एक्सपेंस था। जो भी एक्सपेंस है ना उसे माइनस करने वाले हो आप, तो माइनस में लिख लो। फिर आपने क्या पे की है? कमीशन, सेल्स कमीशन पे की है आपने। कितनी? 5%। जनवरी में कितनी की है आपने? 20,000 का 5% कर लो। 20,000 का 5% 1,000। 1,000 जनवरी की पे की है फरवरी में, तो जनवरी में तो कोई नहीं ना पे की, क्योंकि दिसंबर की डिटेल्स नहीं है हमारे पास। फिर फरवरी की पे की है मार्च में। फरवरी की कितनी सेल्स है? 22,000 का 5% 1,100। नेक्स्ट आपके पास सेल्स कौन सी हैं? 28,000 है। 28,000 का 5% 1,400। 1,400। नेक्स्ट है आपके पास अप्रैल की सेल्स हैं 36,000, देन 30,000। 36,000 देन 30,000 1,500। ठीक है, दोनों के ये आपकी सेल्स कमीशन निकल गई जो भी थी। जनवरी की सेल्स कमीशन आपने फरवरी में पे की। जनवरी की सेल्स थी 20,000, तो फरवरी में आपने 5% पे किया 1,000। फिर फरवरी की सेल्स थी 22,000, आपने मार्च में पे की 1,100। फिर मार्च की सेल्स का आपने अप्रैल में सेल्स कमीशन पे की, अप्रैल की सेल्स की मई में सेल्स कमीशन पे की, और मई की सेल्स की आपने जून में सेल्स कमीशन पे की। नेक्स्ट क्या हमें डिटेल दे रखी है? 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल मनी मे बी रिसीव्ड इन मार्च। मार्च में एक आपको इनकम मिली भी है। क्या मिला है? 10,000 मिला है सेकेंड कॉल मनी। कॉल मनी मिली है मतलब शेयर से आपने पैसे कॉल किए हैं और आपको मार्च में रिसीव हुए हैं कितने? 10,000। तो ये ऐड होंगे आपके मार्च में। मार्च में हमने कितनी इनकम आ रही है? 10,000 की कॉल मनी से। ठीक है, ये भी हमने डाल ली। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू शेयर प्रीमियम 2,000 इज ऑल्सो obtained विद सेकेंड कॉल मनी मे बी रिसीव्ड इन मार्च। जो आपको शेयर प्रीमियम भी मिलना है 2,000 रुपीज़ का। कॉल मनी 10,000 है, उसके साथ साथ आपको 2,000 रुपीज़ का शेयर प्रीमियम भी मिलना है मार्च में ही। तो यहाँ पे आप 2,000 भी लिख लो, साथ में आपको मिलने वाला है शेयर प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलोड बाय सप्लायर 2 मंथ्स। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलोड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहा है। क्या हमें सप्लाई करता है? मटेरियल। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल ही मुझे चाहिए, मैं कंपनी हूँ, मुझे रॉ मटेरियल ही चाहिए, तो मुझे क्रेडिट पे सप्लाई कर रहा है। और उसने मुझे कितने मंथ का टाइम दे रखा है? 2 मंथ्स का।
2 मंथ्स का उसने मुझे टाइम दे रखा है, मतलब मुझे 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है। अगर जनवरी की 20,000 पेमेंट है, ये कौन से मंथ में पेमेंट होगी? मार्च में पेमेंट होगी। फेबररी की कौन से मंथ में पेमेंट होगी? अप्रैल में पेमेंट होगी। मार्च की कौन से मंथ में होगी? जून में पेमेंट होगी। मतलब 2 मंथ का क्रेडिट अलो कर रखा है, एक तो ये और ये पीरियड छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ में आपको देना है। फिर अभी ये वाली डिटेल्स फिल कर लेते हैं हम मटेरियल की। 2 मंथ्स के क्रेडिट के बाद जनवरी का मटेरियल हमारे पास कितना है? 20,000। जनवरी का कब पे होने वाला है? जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स छोड़ दो, थर्ड मंथ में मार्च में 20,000 पे होगा। मार्च में होगा 20,000 हमारा पे। ठीक है, ये हम क्या मटेरियल का पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को। नेक्स्ट फरवरी की पेमेंट होने वाली है 22,000। कौन से मंथ? 14,000 कौन से मंथ में होने वाली है? फरवरी और मार्च हमें मिल जाएगा क्रेडिट पीरियड। अप्रैल में पे करना है हमें 14,000। अप्रैल में पे करने वाले हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ फिर, मार्च का 14,000 कब पे होगा? 2 मंथ्स छोड़ दो, मई में पे होगा 14,000। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल का 22,000 कब पे होगा? अप्रैल और मई छोड़ दो, जून में पे होगा 22,000 अप्रैल का लिख लेते हैं। 22,000 ये हमारा मटेरियल भी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है आगे? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलोड बाय सप्लायर 2 मंथ्स, ये हमने कर लिया है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलोड टू कस्टमर्स, हमने कस्टमर्स को कितना पीरियड ऑफ क्रेडिट अलो किया है? 1 मंथ। कस्टमर्स को हमने ऑफ कोर्स सेल की होगी, अब उनसे पैसा लेना है। कितने मंथ बाद पैसे मिलने वाले हैं? 1 महीने के बाद। जनवरी का पैसे कब मिलने वाले हैं? फरवरी में। फरवरी के कब मिलने वाले हैं? मार्च में। मार्च के कब मिलने वाले हैं? अप्रैल में, एंड सो ऑन। अब इस केस में हमें पुराना डेटा नहीं अवेलेबल है, तो हमें वो पुराने डेटा का ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जनवरी का मार्च में मिले, फरवरी में मिलेगा 20,000, 22,000 एंड 28,000 लिख लेते हैं डायरेक्टली। 22, 28, 20, 22, 28, 28,000। ठीक है, जनवरी का हमें फरवरी में मिला, फरवरी की सेल्स की अमाउंट मार्च में, मार्च की सेल्स की अमाउंट अप्रैल में। ठीक है, मार्च तक की हमने कर ली। आगे हमें अप्रैल की कब मिलेगी? मई में। मई की कब मिलेगी? जून में। तो 36,000 एंड 30,000, 36,000 एंड 30,000 ये हमारी क्या है? सेल्स। ये पैसे आने वाले हैं। नेक्स्ट डिटेल हमें क्या दे रखी है आगे? इन्फॉर्मेशन अपनी पढ़ो। 1 मंथ डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की जो आपने पेमेंट करनी है ना, उसमें आप 1 मंथ का डिले डालते हो। ओवरहेड्स हमें 2 तरह के, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 1 मंथ का डिले डालते हो, मतलब जनवरी के ओवरहेड आप फरवरी में पे करते हो, फरवरी के ओवरहेड मार्च में, एंड सो ऑन। उसी तरह जैसे हमने सेल्स का देखा ना, उसी तरह है। तो अभी जनवरी के ओवरहेड हम फरवरी में पे करेंगे, फरवरी के मार्च में, एंड मार्च के अप्रैल में। देख लेते हैं 3,200, 3,300, 3,400, 3,200, 3,300, 3,400। ठीक है, जनवरी में तो कोई भी ओवरहेड नहीं पे होने वाले हैं फिर, मतलब। नेक्स्ट अप्रैल के मई में पे करेंगे, एंड मई के जून में पे करेंगे 1,900। 1,900 ओवरहेड्स देख रहे हैं ना हम। ये एक ओवरहेड है, ये दूसरा ओवरहेड है। मैं डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, ये अच्छे से आप लिख लेना। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड देख लेते हैं हमने पहले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखे थे। अब प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, मैंने थोड़े सेलिंग देख लिए, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए।
3200, 3300, 3400 देखे, उसके बाद ये थे 3500 एंड 3200, 3500 एंड 3200 है। ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए। अब नेक्स्ट ओवरहेड कौन से हमारे पास, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये भी 1 मंथ के डिले पे पे होने वाले हैं, जनवरी के फरवरी में, फरवरी के मार्च में एंड मार्च के अप्रैल में। 800, 900 एंड 900। 800, 900 एंड 900। नेक्स्ट कौन कितने हैं, 1000 एंड 900। ईजी सम में बहुत ही। आगे हमें डिटेल दे रखी है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ का डिले करते हो आप वेजेस में। वेजेस जो आपकी पे होती है ना, वो हाफ मंथ डिले पे होती हैं। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस उन्होंने बोला हाफ मंथ है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे वेजेस है आपके पास 4000, तो 4000 में से 2000 वेजेस आप इसी मंथ दे दोगे एंड 2000 वेजेस आप नेक्स्ट मंथ दोगे, क्योंकि हाफ मंथ का डिले है ना, मतलब कि हाफ वेजेस अब दे दो, हाफ वेजेस आपके नेक्स्ट मंथ में जाएगी। उसी तरह से 4400 की भी हाफ इधर जाएंगी। जनवरी में 4000 वेजेस है, 2000 जनवरी में जाएंगी, 2000 फरवरी में जाएंगी। वेजेस 2000 जनवरी में ही पे होंगी, 2000 फरवरी में पे होंगी, ठीक है। उसके बाद फरवरी की 4400 है, हाफ फरवरी में पे होंगी, 2200 फरवरी में पे होंगी एंड 2200 मार्च में। उसके बाद हमारे पास वेजेस है 4600, 2300 यहाँ पे मार्च में एंड 2300 नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट हमारे पास फिर से 4600 है वेजेस, 2300, 2300। वैसे ये चाहो ना वेजेस वाला आप अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो। मैं आपको एक ही में करवा रही हूँ, एक ही पूरा कैश बजट बना के सारा करवा रही हूँ ताकि हमें जल्दी समझ आ जाए। पेपर में आप इसे वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो, वेजेस का नीचे अलग पॉइंट बनाओगे और ऐसे वाला वर्किंग नोट बना लोगे, और फिर वेजेस की जो टोटल अमाउंट आएगी ना वो बस यहाँ पे उठा के रख देना। जैसे जनवरी में 2000 आई, फरवरी में टोटल कितनी आई 4200 आई, मार्च में कितनी आई 4500 आई। ऐसे आप अकेले इंडिविजुअल यहाँ पे टोटल करके अमाउंट लिख सकते हो पेपर में। किसकी हमने अभी वेजेस देखी हैं, अप्रैल की देखी हैं। अब मई की कितनी है 4000, ये भी 2000 जाएंगी, देन 5000 है, ये 2500 जाएंगी, 2000 एंड यहाँ पे 2500 जून की अपनी सिर्फ 2500 जाएगी, ठीक है। वेजेस हो गया। लास्ट पॉइंट अब हमें क्या दे रखा है, अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50%। उन्होंने बोला कि आपकी जो सेल्स है ना उसमें से 50% मानो कि आपकी कैश सेल्स होगी। यहाँ पे फिर हमने सेल्स पहले लिख दिया, फिर ये यहाँ पे पहले सेल्स नहीं लिखना था क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट लास्ट में दे रखा है। हमने बाद में पढ़ा कि 50% टोटल सेल्स का 50% कैश सेल्स है। पहले तो हमने पूरी सेल्स को क्रेडिट सेल्स अज्यूम कर लिया था ना, और देख लिया था कि ये क्रेडिट सेल्स का 1 मंथ का डिले था हमारे पास। तो अभी देखो कि आपके पास जो सेल्स है ना उसका 50% कैश सेल्स है। 20,000 में से 50% आपको उसी मंथ मिल जाएगा, कैश सेल्स है तो उसी मंथ पैसा आएगा, यानी कि 10,000 आपको जनवरी में आ जाएगा एंड 10,000 आपको नेक्स्ट मंथ में आएगा, क्योंकि आपका कौन सा क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का अलाउड है आपको। ये देखो क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 1 मंथ। तो यहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो आपको कट कर लेनी है। यहाँ पे सेल्स हम दोबारा नीचे लिखते हैं, ठीक है। लाइंस कर ली है मैंने अपनी बड़ी। अब मेरे पास जनवरी की सेल्स कितनी थी
20,000 मेरे पास जनवरी की सेल्स थी। इसमें उन्होंने बोला इस 20,000 में से आपको 50% कैश सेल्स रही हैं, यानी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेल्स में से ना यहाँ पे हेडिंग डाल दो। वैसे आप इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो, मैं इसी में करवा देती हूँ आपको। कैश सेल्स यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले हम कैश सेल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 10,000 कैश सेल्स रहने वाली हैं। नेक्स्ट मंथ का 50% कितना है? 22,000 का 50%, फिर 28,000 का 50%, 22,000 का 50% करोगे तो आपकी कैश सेल्स आई हैं 11,000। देन मार्च के आपके पास सेल्स थी 28,000, उसका 50% करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14,000। फिर आपके पास आपके अप्रैल की सेल्स थी 36,000, उसका 50% करोगे तो 18,000 आपकी कैश सेल्स आ जाएंगी। मैंने अब अपना मॉड्यूल पास में खोल लिया, आप लोग भी अपना मॉड्यूल खोल लेना, बार बार ऊपर नीचे करने से अच्छा है। फिर मई की 30,000 सेल्स हैं, उसका 15% कर लो तो 50% कर लो तो 15,000 आ जाएगी। जून की 40,000 सेल्स हैं तो कैश सेल्स कितनी आ जाएगी? 20,000। अब जो बाकी बची सेल्स हैं, 50% जो बची सेल्स हैं वो आपकी क्रेडिट सेल्स होगी, है ना, और वो आपको कब रिकवर होने वाली है? 1 मंथ बाद। जनवरी की जो क्रेडिट सेल्स रहेगी, यहाँ पे हेडिंग डाल लो अब आपकी क्रेडिट कलेक्शन, ठीक है। जनवरी की जो क्रेडिट सेल्स आपकी रहेंगी वो आपको फरवरी में रिसीव होने वाली है। जनवरी की क्रेडिट सेल्स कितनी थी? हाफ, यानी कि 10,000। फरवरी की कितनी थी? 11,000, जो मेरे को मार्च में रिसीव हो रही है। देन मार्च की कितनी थी? 14,000। अप्रैल की कितनी थी? 18,000। मई की कितनी थी? 15,000। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट कलेक्शन हुई है और हमारा यहाँ पे पूरा कैश बजट ख़त्म हो गया। अब बस हमें टोटल करना है। सारी चीज़ें हमने डाली ना, एक बार देख लो। सेल्स डाल ली हमने, मटेरियल डाल लिया, वेजेस डाल ली, ओवरहेड्स सारे डाल लिए, और जो एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी हमने वो भी सारी देख ली है। अब हमें बस टोटल लगाना है अपने बजट का। आपको जनवरी में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,000 एंड वेजेस आपने पे की हैं 2,000। यहाँ पे माइनस कर देना, ब्रैकेट बना दे, पता चल जाएगा कि माइनस करना आपको। जो पेमेंट किया उसमें से ब्रैकेट बना दिया करो, पता चल जाता है कि ये पेमेंट करनी है। जनवरी का आप देखो, जनवरी में 10,000 आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 2,000 आपने वेजेस पे की हैं, फिर आपने कैश सेल्स से आपको पैसा आया 10,000। तो आप अब आपका क्लोजिंग बैलेंस निकालो। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपका? 10,000, जिसमें हम माइनस करेंगे 2,000, फिर हमें पैसे आए हैं कैश सेल से, प्लस करेंगे 10,000। कितना आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जनवरी के एंड में? 18,000। ठीक है, अब यहाँ का आपका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो नेक्स्ट मंथ का आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 18,000। नेक्स्ट मंथ का भी अब टोटल लगा लो। 18,000 ओपनिंग बैलेंस आपके पास, जिसमें आपने कमीशन पे की है 1,000 की, माइनस कर दो। फिर आपने वेजेस ओवरहेड्स पे किए हैं 3,200 के, माइनस कर दो। फिर से ओवरहेड्स पे किए हैं 800 के, माइनस कर दो। फिर आपने वेजेस पे की हैं 2,000 की, फिर दोबारा वेजेस पे की हैं 2,000 की, तो वो भी माइनस कर दो। 2,200 की वेजेस पे की हैं। फिर आपको कैश सेल्स हुई है और पैसे आए हैं 11,000, प्लस कर दो। फिर क्रेडिट सेल्स की कलेक्शन हुई है 10,000, प्लस कर दो। कितना क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपके पास? 29,800। अब ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस रहने वाला है 29,800। फिर से टोटल कर दो, 29,800 आपका मार्च का ओपनिंग बैलेंस। आपने मशीनरी की पेमेंट की है 10,000, माइनस कर दो। कमीशन की पेमेंट की है 1,100, माइनस कर दो। फिर आपको कॉल मनी रिसीव हुई है इस बार, प्लस कर दो 10,000 एंड 2,000 शेयर प्रीमियम मनी रिसीव हुई है, वो भी प्लस कर दो। फिर आपने मटेरियल के एक्सपेंसेस पे किए 20,000,
माइनस कर दो ओवरहेड्स 3,300, 900 माइनस 2,200 माइनस 2,300 प्लस 14,000 प्लस 11,000 एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 27,000। ये आपके नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर इसका भी टोटल लगा दो, 27,000 माइनस 10,000 माइनस 1,400 माइनस 14,000 माइनस 3,400 माइनस 900 माइनस 2,300 माइनस 2,300 प्लस 18,000 प्लस 14,000 एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 24,700। और यही आपके नेक्स्ट मंथ का क्या चले जाएगा, अगेन ओपनिंग बैलेंस। और अब ये मई और जून का टोटल निकाल लेना, मैं टोटल थोड़ी निकलवाने बैठूंगी अब यहाँ पे सारे। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि कैश बजट आपका कैसा बनेगा। आपको सिर्फ कैश पे ध्यान रखना है, कहाँ से कैश आ रहा है कहाँ से कैश जा रहा है, बस वो प्लस माइनस करते जाओ, आपके पास अपने कैश बजट का टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 43 भी कंप्लीट होता है। अब आ जाओ अपने इलस्ट्रेशन नंबर 44 पे। A company manufactures a single product and has produced the following flexible budget for the year. इस बार आपको क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, फ्लेक्सिबल बजट मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर बजट। टर्न ओवर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट की डिटेल भी दे रखी है। आगे आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड इफ बजट इज फिक्स्ड एट 40%, 45% ऑफ लेवल एक्टिविटी। ये डिटेल्स आपको 70%, 80% एंड 90% डेटा की दे रखी हैं। उन्होंने बोला 45% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपको बजट बनाना है, 45% पे आपको बजट बनाना है। उसके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ये सारी कॉस्ट आपको निकालनी है। पूरा का पूरा मतलब 45% पे बजट ही बना डालो, ठीक है। टर्न ओवर आपकी 70% पे है 2,10,000, 80% पे 2,40,000, 90% पे 2,70,000। 45% पे आप कैसे निकालोगे, 70% पे है 2,10,000, 2,10,000 जो आपका है वो है 70% पे, है ना। 2,10,000 जो आपकी टर्न ओवर है वो 70% पे है, आपको जाना है 45% पे, बस ऐसे करके निकाल लो। 2,10,000 डिवाइड 70% इंटू 45%, 1,35,000। ये क्या आपकी आ गई, टर्न ओवर आ गई। नेक्स्ट उन्होंने आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट। अब इन्होंने हमें डिटेल्स नहीं बताई हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है एंड कौन सी कॉस्ट हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं ना बताया। देखो हमें 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे दे रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 17,780। अब आपको 45% पे निकालनी है। अगर मुझे बता देते कि ये वेरिएबल कॉस्ट है तो मैं निकाल लेती, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है तो मैं इसे पर यूनिट निकालती और 45% लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेती। बट मेरे को तो इन्होंने बताया नहीं ना ये कॉस्ट कौन सी है। जब हमें नहीं बताया होता ये कॉस्ट कौन सी है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी है। कैसे चेक करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकाल के चेक करते हैं। तो 70% और 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी को पकड़ लेते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। 70% पे हमें 17,780 कॉस्ट पड़ रही है एंड 80% पे 20,320 कॉस्ट पड़ रही है। दोनों पे पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं 17,780, 70% लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर है आपका, डिवाइड करो 70 से, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 17780 डिवाइड 70, पर यूनिट कॉस्ट आ गई आपकी 254। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता है यहाँ पे 70 यूनिट्स हैं। अब आपको टोटल यूनिट्स नहीं ना बताई, आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी परसेंटेजेस में बता दिया, 70% बताया है।
इस केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि 100% ऑफ एक्टिविटी पे 100 यूनिट्स बनती हैं। तो 100 यूनिट्स अगर 100% पे बनती हैं तो 70% पे कितनी बनेगी? 70 यूनिट्स बनेगी। ठीक है, तो 17,780 को डिवाइड कर दिया हमने 70 से, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी 70% पे है 254। 80% पे कितनी है? 80% पे कॉस्ट कितनी है? 20,320। 80 यूनिट्स बनी होंगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई? 20,320 डिवाइडेड बाय 80, पर यूनिट कॉस्ट फिर से 254 आ गई। अब देखो, पर यूनिट कॉस्ट 254 आ रही है और टोटल लेवल पे ये हमारी कॉस्ट डाइफर कर रही है। तो ये वो कौन सी कॉस्ट होती है जो पर यूनिट सेम होती है और टोटल लेवल पे डिफरेंट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल हमारी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज होती है? पर यूनिट सेम रहने वाली है। अब 254 आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वेरिएबल कॉस्ट, तो आप उसे 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी 45% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। 254 इंटू 45 कर दो, कितनी आ जाएगी आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट? 11,430। समझ आया? उसी तरह से हम निकाल लेंगे अब डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 11,430। अब भाई मटेरियल डायरेक्ट लेबर की बारी। डायरेक्ट लेबर भी अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी कॉस्ट है। पर यूनिट निकाल के चेक करते हैं। 44,800 डिवाइड 70, यहाँ पे 51,200 डिवाइड 80। पर यूनिट देखते हैं क्या आ रहा है। 44,800 डिवाइड 70, 640 आ रही है पर यूनिट। 51,200 डिवाइड 80, पर यूनिट आ रही है 640। ये फिर से पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है और टोटल लेवल पे डिफरेंट है। दैट मीन्स ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो 45% पे आप कैसे निकालोगे? 640 इंटू 45 कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी कॉस्ट आई आपके पास? 28,800। अब नेक्स्ट हमें देखना है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल लेवल पे तो सेम नहीं है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा कौन सी कॉस्ट है। इसे इरेज कर लेती हूँ। अब प्रोडक्शन ओवरहेड की देखनी है। 30,500 डिवाइड 70 और यहाँ पे देखनी है 32,000 डिवाइड 80। पर यूनिट निकाल के देख लेते हैं। 30,500 डिवाइड 70, पर यूनिट कितनी आई? 436। एंड 32,000 डिवाइड 80, ये आई आपकी 400। यहाँ पे आई है आपकी 436 और यहाँ पे आई है 400। अब पर यूनिट भी सेम नहीं है, पर यूनिट पे डिफरेंट है और टोटल पे भी डिफरेंट है। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट है हमारी ये प्रोडक्शन ओवरहेड की। अब ये 45% ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कैसे निकलेगी? अब मैंने यहाँ पे स्पेस क्लियर कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए होगी समझाने के लिए आपको। अब देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चल गया कि ये जो हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट है ये हमारी सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है। अब हमें इतना पता है कि ये सेमी वेरिएबल है। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि इस कॉस्ट में वेरिएबल पोर्शन कितना है और फिक्स्ड पोर्शन कितना है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट शीट में बताया था कि जब आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट में नहीं पता कितना पोर्शन फिक्स्ड और कितना पोर्शन वेरिएबल है, तो उस केस में एक फॉर्मूला लगता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट शीट में बताया था मैंने ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने बोला कि बजट चैप्टर देखने से पहले कॉस्ट शीट ज़रूर देखना। तो हमारा चेंज इन कॉस्ट कितना हो रहा है? 30,500 माइनस 32,000, 30,500 माइनस 32,000, कितना चेंज इन कॉस्ट हो रहा है आपका? 1,500 चेंज इन कॉस्ट आ रहा है।
1500 चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स में कितना चेंज हो रहा है 70% और 80 पहले 70% यूनिट्स थी, 70 यूनिट्स थी, अब 80 यूनिट्स है। यूनिट्स में कितना चेंज आ रहा है आपका 10 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 10 आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल गई 150। ठीक है, ये हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। ये फॉर्मूला था चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये फॉर्मूला किसका है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से जब हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। वो फॉर्मूला लगा के हमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ली है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहने वाली है तो उसे 45 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई 6000, यहाँ पे लिख लेते हैं ना 6750। वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी आ गई 150 इंटू 45 करोगे तो आपकी 6750 वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई। अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहने वाली है, जितनी आपकी 70% पे है उतनी 80% पे रहेगी, उतनी 90% पे रहेगी, उतनी 45% पे रहने वाली है। तो हम ऐसा करते हैं, हम 70% पे ही ना फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। 70% पे हमारे पास टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन ओवरहेड की 30,500 टोटल कॉस्ट है हमारे पास। अब इसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई ना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 150 हमने निकाल ली। अब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम ही रहती है जो भी लेवल हो, तो 70% पे भी पर यूनिट 150 रहने वाली है, 80% पे भी पर यूनिट 150 रहने वाली है। तो 150 इंटू 70 कर लोगे तो आपको 70% पे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। 150 इंटू 70 कर लो, 150 इंटू 70 10,500 वेरिएबल कॉस्ट मिल गई मेरे को 70% पे। अब टोटल कॉस्ट कितनी है 30,500, उसमें से वेरिएबल माइनस कर दो, कौन सी कॉस्ट बच गई हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहती है टोटल पे, 70% पे भी 20,000 एंड 45% पे भी 20,000 ही रहेगी। तो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई 20,000 प्लस 6,750, 26,750 प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट आपको दे रखी है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 70% पे भी 17,000 है एंड 80% पे भी 17,000 है। मतलब कि ये हमारी क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, जो टोटल पे सेम हो वो क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिर ये सेम ही रहेगी 17,000 ही रहेगी। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ने डिमांड की थी वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ने बोला था हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड निकालने के लिए, हमने तो एडमिन ओवरहेड भी निकाल दिए हैं। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फ्लेक्सिबल बजट वाला क्वेश्चन इजी है अगर आपको वो फॉर्मूला याद है जो मैंने आपको कॉस्ट शीट में सारे बताए थे ना कंसेप्ट, अगर वो आपको आते हैं तो फ्लेक्सिबल बजट आपके लिए बहुत ईजी है। इसको भी 1 स्टार मार्क कर ही लेना, ये पेपर में जाते टाइम एक बार सॉल्व करना, सॉल्व कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 45। इसमें क्या बोला है, मंथली बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी आर एज फॉलोज। आपको 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे मंथली बजट दे रखा है। प्रोडक्शन की यूनिट्स दे रखी हैं 600 एंड 1000। पिछली बार तो हमें यूनिट्स भी नहीं थी दे रखी, वो भी हमने 100 एज्यूम की थी, इसमें तो डायरेक्टली उन्होंने यूनिट्स दे रखी है। 100% पे आप 1000 यूनिट्स बनाते हो एंड 60% पे 600 यूनिट्स बनाते हो। वेजेस दे रखी हैं दोनों लेवल पे, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस, पावर, फ्यूल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सारी कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लेवल पे। करना क्या है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। इनमें से कौन सी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है एंड कौन सी सेमी वेरिएबल है, ये आपको निकालना है। आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी जब आपको दे रखी हूँ आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देख लेना कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो पर यूनिट पे सेम होती है बट टोटल लेवल पे डिफरेंट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो टोटल लेवल पे सेम होती है, जैसे कि ये डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस टोटल लेवल पे दोनों सेम है तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो पर यूनिट भी डिफरेंट होती है एंड टोटल लेवल भी डिफरेंट होती है। तो ये वाली बची हुई ये 4 कॉस्ट आपको पर यूनिट निकालनी पड़ेंगी। ये तो आपको ऊपर से ही दिख गया कि ये फिक्स्ड है, इनका तो पर यूनिट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आपको 80% कैपेसिटी के ऊपर बजट प्रिपेयर करना है। 80% कैपेसिटी के ऊपर बजट प्रिपेयर कर लेना, ईजी काम है। जैसे हम ऊपर 45% पे कर रहे थे, अब 80% पे यूनिट्स कितनी बनेगी वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। 1000 यूनिट्स 100% पे बन रही हैं, तो 100 पे हो आप 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ, तो कितनी यूनिट्स बनेंगी आपकी, 800 यूनिट्स बनेंगी। सिंपल है। फिर आपको वेजेस पर यूनिट निकाल लेनी है। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट हुई, वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज होती है, पर यूनिट पे चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे चेंज होती है, टोटल लेवल पे चेंज होती है। उस अकॉर्डिंग आपको कर लेना है ये सम, पिछला सम के जैसा ही है सेम। और थर्ड उन्होंने बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी। तीनों परसेंट, 80% के ऊपर, 60% के ऊपर एंड 100% के ऊपर आपको टोटल कॉस्ट भी निकाल के बता देनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। बस इजी सम है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। होमवर्क है ये क्वेश्चन आपका। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 46। A factory engaged in manufacturing plastic toy is working at a 40% capacity and produces 10,000 toys. 40% कैपेसिटी के ऊपर वर्क कर रही है और 10,000 टॉयज़ पर मंथ प्रोड्यूस कर रही है। कॉस्ट ब्रेकअप कैसे है, मटेरियल का ₹10 पर यूनिट प्राइस है, लेबर ₹3 पर यूनिट, ओवरहेड ₹5 पर यूनिट, जिसमें से 60% फिक्स्ड है। 5 में से 60% फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी ₹2 एंड फिक्स्ड है 3। सेलिंग प्राइस है ₹20 पर टॉय। इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी, द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। अगर आप 50% कैपेसिटी के ऊपर काम करने का डिसाइड करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस 3% से गिर जाएगा। अभी सेलिंग प्राइस 20% है 40% पे, 40% कैपेसिटी पे आपका सेलिंग प्राइस है ₹20। अगर आप 50% कैपेसिटी पे काम करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस ₹3 से गिर जाएगा। 20 माइनस 3% हो जाएगा, 20 माइनस 3% 19.4 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अगर आप 90% कैपेसिटी पे काम करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस 5% से गिरेगा, अकम्पनीड बाय सिमिलर फॉल इन द प्राइस ऑफ मटेरियल। और साथ साथ में आपका मटेरियल का भी प्राइस 5% से गिरेगा। अगर 50% पे काम कर रहे हो ना तो 3% से सिर्फ सेलिंग प्राइस गिरेगा, मतलब आपका सेलिंग प्राइस 19.4 आ जाएगा। अगर आप 90% पे काम करोगे ना तो आपका सेलिंग प्राइस और साथ साथ में आपका मटेरियल का प्राइस 5% से गिरेगा। मटेरियल का प्राइस क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5%, 9.5 आ जाएगा 90% पे। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5%, 19 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। बस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट शो करनी है, मतलब एक बजट बनाना है जिसमें आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, उसमें से मटेरियल की कॉस्ट माइनस करनी है, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट माइनस करनी है, और आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 40% कैपेसिटी के ऊपर, 50% कैपेसिटी के ऊपर या 90% कैपेसिटी के ऊपर सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं। अभी इसका तो आपको पता चल गया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें से कुछ पोर्शन फिक्स्ड है कुछ पोर्शन वेरिएबल है, बट मटेरियल एंड लेबर का नहीं लिखा हुआ है, तो ये हम अज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी वो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो मतलब ये पर यूनिट पे सेम रहने वाली है। अभी इसमें आप एक गलती कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ही आपका क्वेश्चन होमवर्क ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास ₹2 वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो आप 50% कैपेसिटी और 90% कैपेसिटी पे निकाल लोगे। पहले चलो हम यूनिट से देख लेते हैं। जैसे देखो 10,000 यूनिट्स 40% पे बन रही हैं, 10,000 यूनिट्स 40% कैपेसिटी पे बन रही हैं, तो 50% कैपेसिटी पे कितनी बनेगी, 10,000 डिवाइड 40 इंटू 50, 12,500 यूनिट्स बनेगी आपकी 50% कैपेसिटी पे। तो ये जो आपकी ₹2 वेरिएबल कॉस्ट है, इसे तो आप डायरेक्ट 12,500 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये जो ₹3 है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, 5 इंटू 60%। हाँ, ये जो ₹3 है ना, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है।
अब ये फिक्स्ड कॉस्ट कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12,500 के साथ, पर ये आपका गलत हो जाएगा। आपको 3 को 12,500 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल लेवल पे सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेवल पे सेम रहती है, इसलिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट फिक्स कॉस्ट तो टोटल लेवल पे सेम रहने वाली है ना, तो इस 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 यूनिट्स के साथ, फिर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। 3 इंटू 10,000 करोगे तो आपकी 30,000 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब ये 30,000 ही 50% कैपेसिटी पे रहेगी एंड 30,000 ही 90% कैपेसिटी पे रहेगी। गलत कर देते हैं यहाँ पे बच्चे, 3 को 12,500 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट पे लेके नहीं आपको चेंज करनी है, टोटल पे लेके चलनी है, ठीक है। तो इसको 3 को 10,000 यानी कि 40% वाली यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये डिटेल्स 40% की दी हुई है ना, तो इस 3 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर आपका 30,000 आ जाएगा। वो 30,000 है 50% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी पे लेके चलना। और ये सम उसके बाद बहुत इजी है, सिंपल सा सम है, ये आप कर लोगे। मैंने आपको डिटेल्स भी सारी बता दी हैं, ये सम आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, सारे होमवर्क वगैरह कर लेना आप, नहीं तो लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। और सैटरडे को आपका टेस्ट है इस बजट चैप्टर का। कल एक क्लास आएगी जिसमें हम अपने सारे इलस्ट्रेशन ख़त्म कर लेंगे, 56 तक के, हाँ, और 46 तक हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट 10 और बचे हैं, वो हम कल की क्लास में ख़त्म कर लेंगे। वो भी इजी इलस्ट्रेशन दिए, आधे तो उसमें होमवर्क ही चले जाएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चंस होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको CMA इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 की सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी एंड ग्रुप 2 की OMSM एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जून अटैम्प्ट के लिए, और दिसंबर अटैम्प्ट के लिए आपको बोथ ग्रुप की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एज वेल एज फास्ट ट्रैक्स जो भी आपके CMA इंटर के लिए रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा आपको क्लास, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।